बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू अनग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस, उनका करेंगे हम एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 1 मई 2025। ठीक हो गया जी। और ये है वो वाला पेज जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज होता है डॉन न्यूज़पेपर का। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको इसका पता है। तो इसके दो सेक्शंस होते हैं, एक है एडिटोरियल्स वाला सेक्शन जिसके अंदर ये 3 एडिटोरियल्स जो हैं ये लिखे जाते हैं। दूसरा इसका सेक्शन होता है ओपिनियंस वाला सेक्शन, द वेरी मच इंपॉर्टेंट वन, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर लिखकर बेचता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है एडिटोरियल्स और ओपिनियंस के अंदर, उसकी तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा, बस हल्का सा बता देता हूं कि ये हर एक इंसान जो है, राइटर जो है, मुसन्नफ जो है वो लिखता है। यहाँ पर उसका नाम होता है बाकायदा, यहाँ पर वो उसका स्टेटस होता है कि वो बंदा क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइटर्स नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़पेपर होता है, जो कंपनी होती है वो इसको लिखती है। जो करंट कोई कल कोई मसला मसाइल हुआ उसके बारे में हल्का सा लिखती है। लेकिन ये जिस तरह से आप लोग ऐसे लिखते हो ना, ये वैसे लिखते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डीप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक डेमो लेक्चर है। आपको पता है हर महीने के शुरू में हम लोग एक डेमो लेक्चर्स आपको डिलीवर करते हैं, तो ये एक डेमो लेक्चर है। अगर आप इसी तरीके के लेक्चर्स जो हैं वो पूरा महीना सुनना चाहते हैं, जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर इनका एनालिसिस किया जाता है, तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं और आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो हमारा मई का जो है रजिस्ट्रेशन, जो मई 2025 की है, वो रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर हो गया। अब जो हम लोग इसके अलावा जैसे कुछ बड़े नए बच्चे हैं, तो वी आर नॉट न्यू वन हियर। हमारे पास 2024 के ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं ओपिनियंस के, आप ये भी सुन सकते हैं। 2025 के ये 4 महीने गुजर चुके हैं, इन चारों के हमारे पास मौजूद हैं। अप्रैल की जो हमारे पास यानी कि अभी सेशन ख़त्म हुआ है और मई की हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की है। और ये अप्रैल की एक लिस्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ लेक्चर्स को कवर किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें तकरीबन हर एक लेक्चर जो होता है वो 1 घंटे से ऊपर जाता है, कुछ सवा घंटे 1.5 घंटे के भी हो जाते हैं। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन, जैसे यहाँ से हम लोगों ने ये 30 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं अप्रैल के अंदर, तो ये भी मौजूद है, आप इनको सुन सकते हैं। ठीक हो गया। 15 लेक्चर ये हैं और 15 लेक्चर ये हैं 13 अप्रैल तक। ठीक हो गया। ये लिस्ट है पूरी की पूरी। लेकिन ये लिस्ट किनको प्रोवाइड की जाती है? जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ उनको ही प्रोवाइड की जाती है। और उसकी रीजंस हैं, देखें बेटा, अब वहाँ पर टाइम ज़ाया का होगा, पूरी एक टीम है जो ये लेक्चर्स तैयार करती है। ठीक हो गया। बाकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जो सेशन जो है इस महीने का, वो भी शुरू हो चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। या फर्स्ट जो अप्रैल का लेक्चर है आप वो भी सुन सकते हैं, जो नए बच्चे हैं उसमें मैंने बताया हुआ है ये करंट हमारे। बाकी हर एक लेक्चर का PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टराइजेशन भी हुई होती है। तो हम पहले ओपिनियंस को शुरू करते हैं। तो पहला ओपिनियन है हमारा, इंदस वाटर वार्स। बड़ा ही प्यारा लिखा है इन्होंने और एक ऐसी चीज़ लिखी है यानी कि हर एक राइटर डिफरेंट लिखता है। तो जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, आपको यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा जो करंट सिचुएशन है। तो पेपर पर्सपेक्टिव में बेटा पहले बता देता हूँ, ये आपका इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को डील करेगा। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में जो करंट क्या हो रहा है वो आपको उस टॉपिक के अंदर आपको ये डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इस राइटर ने इस पूरे ओपिनियन के अंदर आखिर लिखा क्या है। इंडिया के साथ हमारी जंग की सूरत हाल बनी हुई है, सबको पता है। तो इसने क्या डिफरेंट लिखा है? इसने ऐसी कौन सी चीज़ लिख दी है कि जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है? तो इसने बेटा इसके अंदर कवर क्या किया है, पहले मैं आपको समरी बता देता हूं। ये कहता है कि इंडिया जो है, अब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट को लेकर उसने कहा कि इंदस वाटर ट्रीटी से मैं एग्जिट करता हूं, मैं इसको सस्पेंड करता हूं इंदस वाटर ट्रीटी को। ये कहा इंडिया वालों ने। अब राइटर यहां पर कहता है कि देखें, इंडिया जो है ना वो इस काम के लिए यानी कि इंदस वाटर ट्रीटी से निकलने के लिए कई सालों से अपने आप को तैयार कर रहा है।
और इस किस किस पॉइंट पर उसने कोशिश की निकलने की, वो सारे के सारे राइटर आपके साथ डिस्कस करेगा और आपको बताएगा कि ये जो फैसला इंडिया ने किया है कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी से निकलता हूं, मैं इसको सस्पेंड करता हूं, तो ये इट्स नॉट अ न्यू वन। ये वो कई सालों से अपने आप को तैयार कर रहा था और बहाने ढूंढ रहा था कि कोई बहाना मुझे मिले और मैं इसको क्या करूं, सस्पेंड कर दूं, यहां से निकलूं। ठीक है, तो ये राइटर अब आपको बताएगा कि पिछले कई सालों में कब कब और कैसे कैसे उसने तैयारी की और कैसे कैसे उसने बहाने लगाए। ठीक हो गया, तो ये है जो राइटर इसके अंदर लिखता है। तो इससे पहले कि राइटर ने क्या लिखा, किस किस पॉइंट के ऊपर इंडिया जो है वो कोशिश करता रहा पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, वो डिस्कस करने से पहले हल्का सा टच दे देता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 के अंदर एक मुआहदा होता है, इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि पानी का मुआहदा है। पानी बांट कर इस्तेमाल करना है, किसको कितना मिलेगा। अब इसमें मजबूरी ये है, अगर आप साउथ एशिया का मैप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर इंडिया है। आगे चलते हैं, आगे ये पाकिस्तान का मैप है और आगे मैं लेकर आपको जाता हूँ तो ये क्या है, ये है पानी का मसला। पानी, दरियाओं कहाँ से कौन से निकलते हैं। अब आपको पता है, सादा सी बात है कि पहाड़ों से ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है और वो पानी जो है आगे जाकर समुद्र में गिर जाता है और फिर उसके बाद एक वाटर साइकिल चलता है और ऐसे होता रहता है। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर है पहाड़। ठीक है, तो पानी यहाँ से पिघलेगा और फिर दरियाओं के थ्रू जो है वो नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब इस चीज का तो सबको आइडिया हो गया कि यहां से ऊपर से ये नीचे आएगा। ठीक है, अब क्योंकि कई दरिया जो है, इससे पहले जो है पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था पार्टीशन से पहले, फ्रॉम 1947, तो पानी ऊपर से नीचे आता था ना। ठीक है, जिस दरिया में चला जाता था इट्स ओके, नेचुरल उसके रास्ते थे। लेकिन जब हमारा मुल्क बन गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो दोनों के दरमियान एक बॉर्डर लाइन जो है वो खींची गई। अब उस बॉर्डर लाइन के अंदर क्या होता है कि ऐसे करके आप समझ सकते हैं, सादी सी एक फर्जी सी खींचने लगा हूं, ऐसे बॉर्डर आ जाता है। अब ये क्या है कि कुछ दरियाओं का जो अगला हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन पिछला जहां से वो निकलते हैं, ओरिजिन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर फिर मसला पैदा हो जाता है। अब इंडिया चाहता है कि मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, पाकिस्तान कहता है मुझे भी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को देखते हुए एक ना इंडस वाटर ट्रीटी होता है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो टोटल 6 दरिया हैं जो इस तरफ बहते हैं, जो इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ से आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो इंडस वाटर बेसन से जो पाकिस्तान की तरफ को आते हैं, पाकिस्तान की तरफ को बहते हैं जिनका पानी, तो उनके बारे में फैसला किया गया कि 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं जो ईस्टर्न्स हैं, जिसके अंदर चिनाब है, जेहलम है और इंडस है। ये पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए। इंडिया ने इन तीनों दरियाओं का, जिसके अंदर रावी, ये ब्यास है, ये रावी है और ये सतलुज है, इन तीनों दरियाओं के जो रास्ते हैं उनके ऊपर डैम्स बनाए और डैम्स बनाकर उसने, या कनालें बनाकर जो है ये पानी सारी का सारा जो है इंडिया के अंदर डाइवर्ट कर लिया और हमारे ये तीनों दरिया जो हैं ये खुश्क हो चुके हैं। लेकिन ये 3 हमारे हिस्से में थे, तो इसमें से पानी आता था और हम लोग अपनी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो पानी इधर जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, इसमें से भी मैं पानी को इस्तेमाल करूं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड होगा। ठीक हो गया, इंडिया कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अब पाकिस्तान कहता है कि अगर तुम इसमें से भी पानी इस्तेमाल करोगे तो मेरी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान की तो लाइफ लाइन कट जाएगी, तो उससे फूड के क्राइसिस पैदा होंगे, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी हम एक एग्रेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं कि हम, या हमारे पास सऊदी अरब की तरह को तेल के ज़खायर तो है नहीं कि तेल निकालें और दूसरे मुल्कों को पैसे दें और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर लें। तो कहता है हमें तो पाकिस्तान जो है वो, यानी कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन ही ख़त्म हो जाएगी अगर इंडिया ऐसा करता है। लेकिन इंडिया जो है इस काम को करने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा है और वो कई सालों की कोशिश जो है वो राइटर आपके साथ इसमें डिस्कस करेगा कि कोई बहाना लगा के कि ये वाला जो मुआहदा है ये ख़त्म हो जाए और मैं ये जो 3 दरिया जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चिनाब, जेहलम और इंडस, इनका पानी भी किसी तरीके से डाइवर्ट कर लूं और अपना जो एरिया है उसको सैराब कर लूं।
अब हम जाते हैं राइटर की तरफ कि राइटर क्या लिखता है कि कैसे ये कई सालों से तैयारी कर रहा है। राइटर पहले कहता है पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब पहलगाम का इंसिडेंट आप सबको पता है क्या हुआ है, दोबारा से हल्का सा बता देता हूं। तो उसके अंदर सिंपल ये है कि जो इंडियन कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर पहलगाम का एक इलाका है, टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर एक अटैक होता है और उस अटैक के अंदर कई टूरिस्ट जो है उनकी जान चली जाती है और भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है बगैर किसी एविडेंस के, ठीक है। 25 के करीब लोग जो हैं वो इसमें फौत हो जाते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी ये आता है कि आप लोग ज़रा सब्र का मुआहदा करें, ऐसे ना करें, एकदम से ना करें। लेकिन इंडिया ने बगैर टाइम ज़ाया किया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ ट्रीटीज थी जैसे इंदस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया, बॉर्डर जो अतारी वगैरह है उसको बंद कर दिया, वीज़े कैंसिल कर दिए और बड़ा कुछ किया। पाकिस्तान से भी आगे रिस्पॉन्स में शिमला जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म किया और पाकिस्तान ने भी जो अपनी एयर स्पेस है वो बंद कर दी इंडिया के जहाज़ों के लिए, एंड मल्टीपल टिट फॉर टैट पाकिस्तान ने काम किया। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंदस वाटर ट्रीटी जो है इसको तुमने सस्पेंड किया या यहाँ का पानी तुमने अपनी तरफ लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर जंग होगी। ठीक हो गया। अब ये हो गया पहलगाम के अंदर। अब राइटर यहाँ पर कहता है कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उसको लेके अब भारत जो है वो ड्रम्स बजा रहा है जंग के। लेकिन असल में जंग का इसका मकसद जंग नहीं है, असल मकसद उसका है क्या है एक्चुअल। इंडिया चाहता क्या है? इंडिया चाहता है इंदस वाटर ट्रीटी से निकलना और उसके लिए वो कई दफ़ा कोशिश कर रहा चुका है। एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। उस लंबी लिस्ट में अभी लेटेस्ट जो है वो पहलगाम आया है, इससे पहले उरी था और पुलवामा था। अब उरी में क्या हुआ और पुलवामा में क्या हुआ अब वो देख लेते हैं। उरी जो है हिस्ट्री के अंदर क्या कहता है, राइटर कहता है कि उरी में क्या हुआ कि इंडिया जो था वो बड़े अरसे से इस ट्रीटी से निकलने की कोशिश कर रहा था। पहली कोशिश उसने 2016 में की जब उरी अटैक हुआ, ठीक है। अब उरी में क्या हुआ, ये भी इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये हम लोग टर्म यूज़ करते हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जो इंडिया के पास है कश्मीर उसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि 2016 के अंदर ही वहाँ पर जो एक आर्मी जो थी उनके ऊपर कुछ मिलिटेंट्स जो हैं फॉर मिलिटेंट्स अटैक कर देते हैं आर्मी की किसी चेक पोस्ट के ऊपर, आउट पोस्ट के ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। 19 सोल्जर जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसको लेकर जो इंडिया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर स्ट्राइक्स करता है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक इंसिडेंट होता है। तो वहाँ पर भी जो नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने यही कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकते, ठीक है। तो अब भी धमकियां लगाई गई। उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है 2019 में जब पुलवामा का इंसिडेंट होता है तो उस वक्त भी ये काम किया गया। अब पुलवामा में क्या हुआ, पुलवामा अटैक में बेटा यही होता है कि 2019 में इंडिया वालों की जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है वो उनकी जो एक गाड़ी है वो जा रही थी, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं मिलिटेंट्स, जिसकी वजह से 40 के करीब ये इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इसका रिस्पॉन्सिबल जो है करार देता है कि पाकिस्तान जो है वो इसका ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और उसके बाद जो अभिनंदन वाली एपिसोड चलती है, टी इज़ फंटेस्टिक वाली, वो आप सबको पता है, ठीक है। तो उसके रिएक्शन में ये होता है। लेकिन राइटर कहता है कि जो इंडिया ने रिएक्शन दिया था अभिनंदन वाला 11 दिन उसके बाद, असल में वो रिएक्शन नहीं था कि पुलवामा अटैक का इंडिया ने रिस्पांस दिया था ना 11 दिन बाद बालाकोट के अंदर, वो गुस्से, उन्होंने कहा जी हम लोगों ने टारगेट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन राइटर कहता है कि असल जो रिस्पांस था पुलवामा का वो अगस्त में हमारे सामने आता है। ये बात आपने गौर से समझनी है कि नए एंगल में समझाएगा आपको। कहते हैं असल जो रिस्पांस था वो अगस्त 2019 में आता है हमारे सामने, और ये नहीं आता 11 दिन बाद जो वो अभिनंदन आया, चाय पी और चला गया, वो वाला रिस्पांस असल रिस्पांस नहीं था। असल रिस्पांस पुलवामा का अगस्त 2019 में था। अब अगस्त 2019 में क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर उनके पास है, ये जैसे आपके सामने कश्मीर है, तो ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये लाइन है यहाँ पर आपके सामने, तो ये वाला कश्मीर जो है इसको इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब इसको हम LOC कहते हैं। अब इसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये वाला एरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ज़रूर कर रहा है,
लेकिन पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्सा नहीं है। इन द सेम फैशन कि ये वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, जिसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हिस्सा नहीं था। लेकिन आर्टिकल 2, ये आर्टिकल जो था 370, ये यही चीज़ कहता था कि ये जो आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही कहता था कि ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका भी फैसला होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर जो है आर्टिकल 370 इसको ख़त्म कर दिया और इस हिस्से को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली, अकेले अकेले ही, और फैसला कर लिया खुद से ही। अब इसमें सिर्फ ये काम नहीं हुआ था कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके और इसको अपना हिस्सा बना लिया गया। असल जो काम बेटा हुआ था वो ये हुआ था कि आर्टिकल 370 तो ख़त्म किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 के अंदर ही। ठीक है, अब गौर से सुनते जाना है। और इस एक्ट के साथ साथ जो लैंड्स एक्ट हैं वो भी तब्दील किए गए। अब उस लैंड एक्ट्स में ये कहा गया कि ये जितनी की जितनी ज़मीन है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर की, ये अब इंडिया के कंट्रोल में है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो बेशक वो पानी है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, वो भी इंडिया के। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं, आप इसीलिए तो कश्मीर को अपनी शारख कहते हैं कि यहाँ से पानी निकल के आपके पास आता है। तो पहले तो वो डिस्प्यूटेड था, लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब कि अब इंडिया ने क्या किया, खुद से लाज बनाकर वो जो पानी वहां पर था उसको भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की बाय लॉ। ठीक है ना, अपने जो लॉज थे उनके मुताबिक। ठीक है, और ये किसकी तैयारी हो रही थी, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की। तो राइटर यहां पर यही कहता है कि यहां पर जो है उन्होंने ये काम किया। और साथ में आर्टिकल 35A जो है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको भी साइड पे कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 35A क्या कहता था, ये जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, जो इंडिया के दूसरे इंडिया के इलाकों में रहते थे, मुंबई दिल्ली वगैरह, उनको रोकता था कि वो यहाँ पर किसी किस्म की ज़मीन नहीं खरीद सकते, उनका डोमिसाइल यहाँ पर नहीं बन सकता, वो अपने आप को यहाँ के रेजिडेंशियल नहीं बना सकते। लेकिन ये आर्टिकल 35A भी ख़त्म कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद अब वहाँ पर क्या आया, उसके बाद ये आया, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि इस आर्टिकल के बाद जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ये वाला आप कह सकते हैं कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स, पहले कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, पहले ये था, लेकिन अब वो खरीद सकते हैं। उन्होंने खरीदना शुरू कर दी फिर। ठीक है, वो फिर आए, उन्होंने परचेजिंग की, उन्होंने खरीदी, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, प्रोजेक्ट्स लगाए। और फिर एक रिपोर्ट आती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो कहती है जब ये आर्टिकल ख़त्म होता है तो उसके बाद 6851 6851 इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लॉन्च किए जाते हैं। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है ना, अब जो क्योंकि जो अलाउड हो गया था आउटसाइडर को कि वो आए ज़मीन खरीदें और यहाँ पर कारोबार करें, तो वो आकर ये काम कर रहे थे डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, डिफेंस है, सिविल एविएशन है, पावर है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ज़मीनें क्या करनी, एक्वायर करनी शुरू कर दी 2019 के बाद। तो ये सारी चीज़ें राइटर आपके साथ डिस्कस करता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें बताने का उसका मकसद ये था कि ये जो काम आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, आर्टिकल 35A को ख़त्म किया गया, इस ज़मीन को अपने कंट्रोल में किया गया, यहाँ के पानी को अपने कंट्रोल में किया गया। तो ये फ्यूचर प्लान यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ से निकलने वाले पानी के ऊपर फुल कंट्रोल भारत का हो जाए। और पाकिस्तान जो है उसके बाद फिर पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है वो इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगी और इंडिया को फिर वो पाकिस्तान के साथ और भी कई किस्म की बातें मनवा सकेगा। बहरहाल ये चीज़ें होगी। फिर इसी इलाके को राइटर लेकर कहता है कि इससे पहले भी 2013 के अंदर
क्या हुआ है कि वो वाले दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में थे उनके ऊपर भी जो है इन्होंने, इंडिया ने प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स लगाए थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसको चैलेंज भी किया था 2017 के अंदर, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट पाकिस्तान को इतना मिल ना सका। लेकिन अब 2019 के बाद से ये वाले जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको अब स्पीड से मुकम्मल किया जा रहा है इसके अंदर। अब इसमें से ये कौन सा प्रोजेक्ट था, रातल हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये यहाँ पर जो चिनाब रिवर है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चिनाब रिवर है बेसिकली ये पाकिस्तान के हिस्से में आता है, तो इसके ऊपर तो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर जो है अपना किशनगंगा डैम बनाया गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट्स के ऊपर जो है यहाँ पर उन्होंने किसको बनाया, सेकंड पॉइंट के ऊपर उन्होंने रतल डैम को बनाया, जिसकी मैंने अभी बात की है। तो ये डैम्स उन्होंने बनाए यहाँ पर। अच्छा, जनवरी 2023 के अंदर जो किशनगंगा प्रोजेक्ट्स लगाया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान को नोटिस भी दिया गया। नोटिस पाकिस्तान को ये दिए गए कि जनाब अली करंट जो सूरत हाल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, बदल रही हैं। तो लिहाजा क्योंकि सरकमस्टांसिस बदल रहे हैं तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। यही नोटिस बाद में अगस्त 2024 को सेम नोटिस पाकिस्तान को दिया गया और कोशिश ये की गई कि आर्टिकल 62 जो वीना कन्वेंशन का है उसको क्या किया जाए, अलो किया जाए। अब ये वीना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 क्या है, मैं यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ कि ये क्या है। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल लॉ रखा हुआ है सब्जेक्ट CESS के अंदर तो फिर तो आपको पता होगा। अगर नहीं रखा हुआ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा वीना कन्वेंशन बेसिकली डील करता है ट्रीटीज़ को, कि जब जो दो मुल्क हैं उनके दरमियान 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी मुल्क हैं, जब वो एक दूसरे से कोई मुआहदा करते हैं तो ये जो वीना कन्वेंशन है इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, कोई एक तरीकाकार लिखा हुआ है कि वो एग्रीमेंट, वो ट्रीटी कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे कैसे एक प्रोसेस पूरा दिया होगा। तो उसी ट्रीटी के अंदर एक ये भी दिया हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है उसको ख़त्म करना है तो वो कैसे ख़त्म होगा। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि आर्टिकल 62 को भी क्या किया जाए, जो वीना कन्वेंशन का है उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि जो है इस एग्रीमेंट के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर उसको एक्टिवेट किया जा सके। तो उससे क्या होगा, अगर कोई एग्जिट करना चाहे टू एग्जिट ट्रीटी ऑब्लिगेशन तो वो कर सके। तो इंडिया यहाँ पर इस एग्जिट करना चाहता है, वो यहाँ से निकलना चाहता है बेसिकली। अच्छा, अब कहता है कि ये इंडिया जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी से जो निकलना चाहता है ये उसकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि इसके लिए वो कई सालों से तैयारी कर रहा है। और फाइनली जो है अब पहलगामा को लेकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। और वो तैयारी उसने बताई कि कोई भी इंसिडेंट होता रहा, उस इंसिडेंट के अंदर उसने एक ही का बात कही कि टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है और टेररिज्म के साथ पीस नहीं हो सकता, खून के साथ पानी नहीं बह सकता। तो असल मकसद जो था इंडस वाटर ट्रीटी को हिट करना था। और इंडस वाटर ट्रीटी अगर हिट होता है, पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट होता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मौत है, सिंपल सी। ठीक हो गया। अब यहाँ के बाद राइटर कहता है कि ये तो मैंने आपको एक साइड बताई है ना, अब मैं आपको एक और ही साइड इसकी खोल कर बताता हूँ। और उस साइड में भी आपको क्या नजर आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का जो है लगाकर दबा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोपोगंडा किया गया, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुल्क करार देने की कोशिश की गई, ताकि जब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की या एग्जिट करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब हो टेररिज्म को लेकर। और उसमें राइटर कहता है एक और हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री क्या है, कहता है जब मुंबई इंसिडेंट होता है 2008 के अंदर, आपको पता ही है ताजमहल के ऊपर जो अटैक होता है, तो उसके बाद पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान टेररिस्ट को फंडिंग करता है। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ एक कंपेन करनी शुरू कर दी और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान को ले गया। और तकरीबन 10 साल तक वो यही कंपेन करता रहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिज्म को सपोर्ट करता है।
और ये 10 साल तक जो कंपेन करता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को फंडिंग करता है, उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, और इस चीज़ के वो कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरे जो है असरात पड़े। ठीक हो गया, लेकिन कहता है कि पाकिस्तान के लोग, कहता है मैं इसके ऊपर लिखता भी रहा, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं उसने लिया और ना ही इतना ज़्यादा उसने इसको समझा, लेकिन इसके कितने नुकसानात हैं दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये ग्रे लिस्ट और ये FATF क्या है पहले ये समझने, ताकि फिर आगे चलते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली G7 जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अब G7 कौन है? ग्रुप ऑफ 7। अब ग्रुप ऑफ 7 कौन है? जिनकी इकोनॉमीज बड़ी मजबूत हैं, जो अमीर मुल्क हैं। उन 7 अमीर मुल्कों ने मिलकर जो है ना G7 ने एक ग्रुप बना लिया, उसे कहते हैं G7। अब इस ग्रुप ने क्या किया है, FATF जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई है। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली क्या करती है? ये जो है कोई भी स्टेट जो है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, ठीक है ना, और साथ में मनी लैंडरिंग करती है, उसको क्या करती है? रोकती है। रोकती कैसे है? रोकती ये है कि ये उनको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। अब ये लिस्टें क्या है? अगर एक मुल्क जो है ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क को वार्निंग दी गई है कि वो अपने मामलात ठीक कर ले। अगर वो ठीक नहीं करेगा तो फिर क्या हो सकता है? उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जब एक मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो एक इंटरनेशनल सिस्टम है इकोनॉमी का, उसको उससे किक आउट कर दिया जाता है। जैसे उसको IMF उसको लोन नहीं देगा, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल अपना मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर उसकी बात को इतना सुना नहीं जाएगा और मे भी उसको इन्वाइट भी ना किया जाए। तो ये होता है ब्लैक लिस्ट, यानी कि उसको अकेला कर देना, साइड आउट कर देना। अब इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, और जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो उसके बाद जब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है, दूसरे मुल्क जो है वो हमको सपोर्ट करेंगे। तो इस काम के लिए इंडिया तकरीबन 10 साल तक जो है वो कंपेन करता रहा पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर ज़ाहिर है FATF ने डाल दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत हुआ कि पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हुआ। अब यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि होता कैसे है, स्पॉन्सर टेररिज्म को वो कैसे करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है आपको पता ही है कि इलीगली जो है एक मुल्क से दूसरे पैसे मुल्क में पैसा जो है वो शिफ्ट करना, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी जिसे आप लोग कह सकते हैं। और ज़्यादातर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस जो टेररिज्म वगैरह है, उसके अंदर ब्लैक मनी ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और अगर इसको मोर डिटेल में आप देखना चाहें तो ये है, इसको मैंने खोल कर यहाँ पर रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, ठीक है, कि ये कैसे कैसे है। और अभी तक जिनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट किया उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ईरान है, जैसे ब्लैक लिस्ट के अंदर ईरान आपके सामने है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार है, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। ग्रे लिस्ट के अंदर ये शामिल थे, पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान फिलहाल इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। तो ये इंडिया ने प्लान किया था, ठीक है। आगे आता है, आगे राइटर कहता है कि फिर इसी प्लान के तहत 2019 के अंदर हाफिज जो है डिसीजिव एक्शन लिया गया कि हाफिज सईद साहब को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, और इनकी जमात दावा जो है उसको बैन कर दिया गया, ठीक है ना, डिसबैंडेड कर दिया गया। और फिर भी पाकिस्तान पाकिस्तान ने अब ये काम इसलिए किया कि जब 10 साल तक जो है उसको पाकिस्तान को जो है कहा गया कि ये जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो उसके बाद जो है मुंबई अटैक के बाद हाफिज सईद और इसकी जमात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जमात दावा को बैन कर दिया गया, और उसके बाद भी तकरीबन पाकिस्तान को 3 साल लग गए और पाकिस्तान फिर बाहर आया ग्रे लिस्ट से। अब यहाँ पर आपको ये भी समझ आ चुकी होगी कि इंडिया को इसके ऊपर वो मूवीज भी बना चुके हैं कि हाफिज सईद साहब से उनको कितने इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पर चले, मैं आगे जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारा तकरीबन ओपिनियन खत्म हो चुका है, मैं हल्का सा आपको टच दे देता हूँ। इनको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। कौन? इस तरह के जो विंग्स होते हैं, और ये हर मुल्क चलाता है, प्राइवेट आर्मी जिसको आप लोग बोल सकते हैं। रशिया के अंदर भी आपके सामने आई थी ना जब यूक्रेन वार हो रही थी, तो अब मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा,
वो एक पूरी की पूरी प्राइवेट आर्मी रन कर रहा है, और ये जो प्राइवेट आर्मी रन होती है, ये विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट होती है। इसको कोई भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करता, स्टेट इसको सपोर्ट करती है। लेकिन ये प्राइवेट होती है, इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। अब ये कैसे काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर देखें, हर काम, वही बात है कि सीधे रास्ते से करना मुश्किल होते हैं कुछ काम। सादा करता हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर। और इधर से हाफिज सईद साहब या इनकी जमात वाले अगर कोई हेल्प करके उनकी कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से काउंट नहीं होगा। ये रिस्पॉन्स एक इंडिविजुअल बॉडी की तरफ से काउंट होगा, एक इनफरादी इंसान की तरफ से, एक इनफरादी जमात की तरफ से जो है ये होगा, ना कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उसी जगह पर अगर पाकिस्तान की आर्मी का कोई बंदा ऑपरेट करेगा, तो वो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स कंसिडर किया जाएगा। तो फिर हर जगह पर आपकी जो एक लीगल आर्मी होती है वो ऑपरेट नहीं कर सकती, वो बाउंड होती है ड्यू टू सम नेशनल लॉज, ड्यू टू सम इंटरनेशनल लॉज। तो इस वजह से फिर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, सेक्रेटरी के ही ऑपरेट करते हैं। रा है, आईएसआई है, तो ये सेक्रेटरी इसलिए ऑपरेट करते हैं कि ओपन ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर जो है बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर मसले मसाइल भी बन जाते हैं अगर इनकी शनाख्त हो जाए। जैसे पाकिस्तान में इनका जो है एक नेवी का ऑफिसर पड़ा गया, गुलभूषण यादव पकड़ा गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होती हैं, ये दुनिया में चल रही हैं, और इससे उनको इशू है हाफिज सईद साहब को इसके, क्योंकि ये एक जमात दावा जो है ये एक एक्शन फोर्स है, ये सिर्फ वो तबलीगी जमात टाइप चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपरेट करती है बिल्कुल उनके अगेंस्ट। तो ये राइटर कहता है कुछ चीज़ें थी जो उसने लिख दी, एंड फाइनली वो बात करता है कि अब ये चीज़ का टाइम नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? कि जिस तरह पाकिस्तान पहले करता रहा है। 2019 ने उन लोगों ने इंडिया का जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसको अपने कंट्रोल में कर दिया। अब वो पानी जो इंडस रिवर सिस्टम का है उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन अब भी अगर पाकिस्तान जो है खामोश रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। अब बात सिंपल एंड टू द पॉइंट है कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। लड़ाई सिर्फ पानी की है और कोई बात नहीं है, बाकी सारे बहाने हैं। अब इंडिया बहाने लगा रहा है कई सालों से, अब वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब वो पानी को डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड करता है पाकिस्तान का पानी, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि उसने तो अब एक्शन कर दिया, तो अब रिएक्शन पाकिस्तान क्या देता है? या तो डिप्लोमेटिक रिएक्शन होगा, या फिर क्या है दूसरा फिजिकल कैनेटिक रिएक्शन होगा। डिप्लोमेटिक में ये है कि दुनिया के सामने जाकर डंडोरा पीटेगा, रशिया के सामने, यूएसए के सामने, यूएनओ के सामने। और कैनेटिक क्या है कि फौरन फिर रिस्पॉन्स करेगा कि जो भी बंद ये बांधें या जिस जगह से डिवाइड किया जाए वहां पर मिसाइल दागेगा और उस चीज़ को उड़ा देगा और पानी खुला रखेगा। तो उससे क्या होगा? वार होगी फिर, ज़ाहिर है। तो ये तो फिर ऐसे ही फैसला होगा। लेकिन अगर आप लोग जाते हैं इंटरनेशनल की तरफ, तो फिर फैसला समझ लो कि इंडिया के हक में ही होगा। उसकी रीज़न क्या है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर कोई हैसियत नहीं रख रहा। गज़ा की जंग आपके सामने है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को इस चीज़ के लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रेडी रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि असल गेम क्या चल रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग जो है, इसकी रीज़न क्या टेररिज्म है या कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रोजन ट्रेडिशंस के अंदर राइटर बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाटा नहीं लिखा। वो जो नॉर्थन एरियाज़ जो हैं, जैसे हमारी तरफ कश्मीर है, इंडिया वालों के पास कश्मीर है, तो ये आपको पता है ठंडे इलाके हैं जहाँ पर बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। तो ये इसकी एग्जांपल देता है। कहता है मैं मुख्तलिफ जगह पर गया, वापसी पर मैंने देखा कि एक औरतों की लाइन है जो कपड़े धो रही है, ड्राइंग इंदस के अंदर, सूखते हुए इंदस रिवर के अंदर वो कपड़े धो रही है। एक बात तो ये वो इंदस की करता है। दूसरी बात वो करता है कि टूरिज्म जो नॉर्थन एरियाज जो इंडिया वाली साइड पे है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा पैसा खर्च किया है। तकरीबन जो इंडियन रुपीज़ हैं उनका 300 करोड़ उन्होंने खर्च किया ताकि यहाँ पर विजिटर आएँ। और हमारा जो नॉर्थन एरियाज पाकिस्तान वाली तरफ है, यहाँ पर जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं बस वही प्रमोशन कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, यहाँ पर वो आए, क्या उसे कहते हैं, टूरिज्म प्रमोट हो। तो ये वो हल्की सी बात करता है। बाकी ये एरियाज़ जो हैं टूरिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं।
लेकिन ड्राइंग इंदस के हवाले से वो फिर वही पलगामा को लेकर बात करता है कि इंदस सूख रहा है और लेकिन ये एरियाज़ बड़े प्यारे हैं, बस दैट्स इट। टूरिज्म की बात करता है इन एरियाज़ में, वहाँ पर मैं गया, मैंने सैरें की, उस पॉइंट पे गया, उस पॉइंट पे गया, तो वो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, तो लिहाजा इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। बाकी के जो 2 ओपिनियंस हैं, जिसके अंदर एक है जुडिशियल डिस्पोनेंसी, ये डिस्कस करेंगे डॉक्टर वकार साहब, एंड द नेक्स्ट ओपिनियन अ जेंटलर वर्ल्ड, ये डिस्कस करेंगी जो आपकी मैम खतीजा साहब हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगी। लेकिन इनसे पहले पहले मैं आपके साथ जो आज के एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस कर देता हूँ। वार क्लाउड्स आपका पहला एडिटोरियल है, नाम से ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंग लगी हुई है, पूरा मैंने ओपिनियन ऊपर डिस्कस कर दिया है, उसी को लेकर राइटर ने लिखा है। लेकिन लिखा क्या है, अब आपको यहाँ से पता चलेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिटोरियल एंड ओपिनियन। अब देखना एडिटोरियल में क्या लिखा है। एडिटोरियल में सवाल है, ओपिनियन में जवाब है, बात समझ रहे हैं। अब एडिटोरियल में क्या है, वार क्लाउड्स में क्या लिखता है, कहता है कि फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, बुध वाले दिन उन्होंने कहा कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है कुछ करने की अगले 1-2 दिनों तक। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने भी कहा कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है, वो कुछ करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी फ़ौज को, मिलिट्री को, कि वो ऑपरेशनल फ्रीडम उनको दे दी है कि जो ऑपरेशन करना है वो अपने हिसाब से करें, उनको खुली छुट्टी है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों तक कुछ होगा। अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर देखा जाए तो हो रहा है, एलओसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कुछ इनके ड्रोन्स जो थे इंडिया वालों के, वो पाकिस्तान ने नीचे गिरा दिए हैं, ठीक है। इंडिया के जो वार प्लेन्स हैं वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, लेकर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो जेट हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ग्राउंड के ऊपर ये चल रहा है। लेकिन राइटर कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, एविडेंस कोई नहीं दिए, बस कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, लेकिन नो एविडेंस, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिए उसने। अब ये क्या कहता है कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, किसका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, इंडियन स्टेट का और उसके मीडिया का, इंडियन मीडिया का। कि इंडिया की गवर्नमेंट भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रही है और इंडिया का मीडिया भी, वो भी आपको पता है जैसे एक नॉन सीरियस उसका एटीट्यूड है, जंग 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 के सारे नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को ले आओ, वो इन्वेस्टिगेट कर देती है इस मामले को, आपके पास जो एविडेंस है आप उनको दें, वो इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या नहीं है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन तुम्हारे इंडिया कोई एविडेंस दे नहीं रहा। यूएनओ के जो चीफ हैं उसने क्या कहा है कि मेरे ऑफिस में बैठकर बात कर लो। फिर जो आपके फ्रेंडली नेशंस हैं, दोनों मुल्कों के गुल्फ स्टेट्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट वाले, यूएसए है, रशिया है, राइटर कहता है उनको चाहिए कि वो अपना अहम किरदार अदा करें और आगे बढ़ के इन दोनों की सुलह करवा दें। अब ये राइटर ने कहा है इसके अंदर। अब राइटर कह रहा है कि यहां पर बड़ी प्यारी बात है कि एविडेंस जो है इंडिया दे नहीं रहा। अरे भाई एविडेंस हो तो देना, एविडेंस तो है ही कौन नहीं, ठीक है। मीडिया भी कह रहा है जंग होगी, स्टेट भी कह रही है जंग होगी। अब इन तीनों सवालों का जवाब पहले ओपिनियन में हमने डिस्कस कर लिया है कि आखिर क्यों जंग होगी, ये क्यों जंग करना चाहते हैं। तो जंग ये करना, इनका असल मकसद जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, और कोई मकसद नहीं है। यही वजह है कि ये किसी की सुन ही नहीं रहे। इनका मीडिया जो है वो भी जैसे स्टेट कह रही है वैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आ चुकी होगी कि एडिटोरियल में उसने हल्का सा टच दे दिया कि हो क्या रहा है, सामने क्या हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है वो होता है एडिटोरियल में, और जो नजर नहीं आता वो होता है ओपिनियन में, ठीक है ना। तो अब पहला जो ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसको सामने रख के अब आप इसको देखें, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है टैक्स प्रपोजल। अब इसके अंदर कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं कि अगला फिस्कल ईयर आपको पता है 1 जुलाई से आपका शुरू होता है पाकिस्तान का फिस्कल ईयर, हर साल 1 जुलाई से शुरू होता है, जिसके अंदर बजट दिया जाता है, प्लान बनाया जाता है कि अगले साल कहाँ कहाँ से टैक्स इकट्ठा करना है, कितना कितना इकट्ठा करना है, कहाँ पर खर्च करना है। तो ये सारे प्लान किए जाते हैं 1 जुलाई से पहले पहले। अच्छा, अब इस प्लान के अंदर एक प्रपोजल आता है कि किसके ऊपर टैक्स लगाओ, किसके ऊपर टैक्स ना लगाओ। वो प्रपोजल जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है फिस्कल ईयर 2026 के लिए वो देती है।
अब ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है क्या? ये एक बॉडी है ट्रेड की, जिसके अंदर जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, वो उन्होंने इसको बनाया है, ये वाली बॉडी को। अब ये बॉडी कुछ प्रपोजल देती है। पहला प्रपोजल ये देती है कि टैक्स को कम कर दो, टैक्स का बर्डन जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं, उनसे कम कर दो, उनके ऊपर कम लगाओ। पहला काम तो गवर्नमेंट को कहा ये करो, और इसको तकरीबन 25% जो है टैक्स को रेट को कम करो अगले 5 साल के अंदर। इससे क्या होगा, एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा होगा, जिससे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और मुल्क के अंदर कारोबार बढ़ेगा। एक काम तो ये उन्होंने क्या कहा। दूसरा उन्होंने कहा है कि डबलिंग द टैक्सेबल इनकम। डबलिंग द टैक्सेबल इनकम से मुराद ये है कि अगर मैं हूं, आप हैं, या कोई भी इंसान है, तो वो कितने पैसे कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे पहले ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा 1 साल के अंदर 6 लाख रुपया कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो 6 लाख एनुअली नहीं कमाता तो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इसने कहा है कि इसको डबल कर दो, इसको 1.2 मिलियन कर दो, यानी कि इसको 12 लाख कर दो इसकी लिमिट, कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक बंदा 12 लाख कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर नहीं कमाता तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज जो होती हैं उनका हिसाब लगाया जाता है। अगर तो सैलरी जो है पूरे 12 महीनों की 6 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। हालांकि लगाना नहीं चाहिए। 6 लाख रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, पूरे एक साल में 50,000 रुपया पर मंथ बनता है, और 50,000 के अंदर एक छोटा सा घर चलाना एक इम्पॉसिबल चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है ड्यू टू इन्फ्लेशन। बहरहाल वो कहते हैं कि ये काम कर दो, इससे क्या होगा कि जो लो इनकम वाले हैं, जो कि महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनकी क्या होगी, जेब में कुछ पैसे रह जाएंगे, टैक्स उनका कम हो जाएगा। एक तो दूसरा चीज़ ये कर दो। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जो सेल्स टैक्स है उसके ऊपर भी आप लोग जो गुड्स के ऊपर लेते हो उसको भी 15% तक ले आओ, नीचे ले आओ, उसमें भी कमी करो, ताकि जो आपके दूसरे हमसाया ममालिक हैं उनके बराबर का हम लोग आ जाएं। तो ये कुछ उन्होंने सजेशंस दी हैं। अब सजेशंस तो उन्होंने दे दी कि तो क्या अब इम्प्लीमेंटेशन होगी, एफबीआर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो राइटर कहता है कि पॉलिसी मेकर जो हैं, जो थिंक, वो तो अगर इन चीज़ों को अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उनको तो कई बार सोचना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो टैक्स पहले ही पूरा हमसे कलेक्ट नहीं हो रहा, जो टारगेट हैं वो सेट नहीं हो पा रहे, तो टैक्स को कम वो कैसे करेंगे? ठीक है, कर सकते हैं अगर रिफॉर्म्स करें, बड़ी किस्म की रिफॉर्म्स करें, जो नहीं टैक्स दे रहे उनको टैक्स में लेकर आएं, तो जो दे रहे हैं उनके ऊपर से बर्डन कम हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं रिफॉर्म्स में? आप जो ब्रोडनिंग द टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं। ये सारा एडिटोरियल इकोनॉमी में इस्तेमाल हो सकता है। इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, टैक्स का निज़ाम बेहतर करके। ये जो आपको समझा रहा हूँ, ये रीस्ट्रक्चर करना या टैक्सेशन का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसको रिफॉर्म्स करने की बातें हो रही हैं इसमें, तो आपने गौर से सुन लेनी है। तो टैक्स बेस की ब्रोडनिंग से मुराद ये है कि बड़ा करना, कि जहाँ पर 100 बंदा टैक्स दे रहा है वहाँ पर दूसरे जो हैं उनको भी टैक्स के अंदर लेकर आना, 200 करना, इसको 400 करना, 500 करना, ज़्यादा बंदों से टैक्स लेना। इम्प्रूविंग कंप्लायंस, यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं वो वक्त पर इसका अपना टैक्स भी दें, इस चीज़ को बेहतर करना, ठीक है ना। अ विजन बिफोर रेट्स कैन बी रिड्यूस विदाउट जियोपार्डिंग। अब ये कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये जो राइटर ऊपर पुलिस आप लोगों ने प्रपोजल दिए हैं, तो जिनसे हमने लोन लिया हुआ है उनसे डिस्कस किए बगैर भी ये काम नहीं हो सकता। उसके साथ साथ पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें जो रूलर्स हैं उनको पॉलिटिकल विल मजबूत चाहिए, फिर ही रिफॉर्म्स होंगी, फिर ही इक्विटेबल टैक्स सिस्टम आएगा, इक्विटेबल सब पर बराबर का, ठीक है ना। तो अंडर टैक्स सेक्टर, फिर इससे ये होगा कि जिन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जैसे रिटेल है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो मीडिया रिपोर्ट जो है वो कहती हैं कि इनका बिलीव है, ये जो ऊपर बॉडी का नाम बताया गया, बिलीव है कि अगर इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन जो हैं हर सेक्टर की तरफ से हों तो जीडीपी का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जीडीपी होती है टोटल कमाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल कमाई किसी मुल्क की, ठीक है ना। तो पहले टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 14% तक चली जाएगी, जो फ्रॉम बिलो 10% है इस वक्त, कि जितने पाकिस्तान के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं उसके अगेंस्ट टैक्स कितना दे रहे हैं,
10% से कम, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो ये बेहतर होगा। इक्विटेबल मतलब ये है कि सबसे टैक्स लोगे तो फिर ही कॉन्फिडेंस बहाल होगा। प्रेजेंट टैक्स का निज़ाम कैसा चल रहा है? ओपेक है, ओपेक होता है धुंधला होना किसी चीज़ का, नज़र ना आना। अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ किसी वक्त कुछ भी कर लेते हैं, कोई पता नहीं है, जो जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है जब मर्जी बढ़ा देते हैं। इनइक्विटेबल है, इक्वल नहीं है, किसी से ज़्यादा ले रहे हैं किसी से कम ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के रास्ते में रुकावट आती है, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जॉब्स नहीं बनती, बिजनेस ग्रोथ नहीं होती, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, फिर आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आती, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं बनती। तो ये सारे का सारा निज़ाम आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर ही आपके मुल्क में जो है बेहतरी आएगी। निज़ाम क्या बेहतर करना है, अब इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। इकोनॉमी को बेहतर करना है तो टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करना है। टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आने की ज़रूरत है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होने की ज़रूरत है, उसमें से करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इक्विटेबल टैक्सेशन का निज़ाम होना चाहिए, इक्वल सबके लिए होना चाहिए। टैक्स बेस जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा उनके ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, बेशक वो अदारे हैं, बेशक वो इंडिविजुअल लोग हैं, बेशक वो सेक्टर हैं। सेक्टर्स की बात करूं तो रियल एस्टेट है, रिटेलर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं। इंडिविजुअल्स की बात करूं, जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सबके ऊपर टैक्स लगेगा, ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी, ठीक होगा। राइट नो ऐसा नहीं है, राइट नो सारा उल्टा है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है लेबर राइट्स। आपको पता है 1 मई है, और 1 मई जो होता है मजदूर डे, यकम जो है लेबर डे इसको कहा जाता है। तो पाकिस्तान में लेबर का क्या हालात हैं, ये हालात हैं आपके सामने कि ये उसका काम करने वाला आला बाहर पड़ा हुआ है और वो बेचारा यहाँ पर दलदल के अंदर डूबा पड़ा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो लेबर है उसके हालात इस वक्त ये है। आज 1 मई है, सबको छुट्टी है, लेकिन इनको छुट्टी नहीं है। अभी मैं गुजर के आया तो मैंने देखा सड़क पर कई खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, लेबर डे सबको छुट्टी, लेबर्स को छुट्टी नहीं। ये इससे बड़ी अब और क्या मजाक होगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो लेबर्स को लेकर उनको तनख्वाहें थोड़ी दी जाती हैं, एब्सेंस ऑफ जॉब स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती, फ्रीडम ऑफ स्टेबल, इंडिपेंडेंट वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते ताकि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती करे तो वो उसका इकट्ठे होकर जवाब दे सकें। पॉलिटिकल स्पेस उनके लिए भी नहीं है, यानी कि यूनियंस वगैरह नहीं बना सकते, उनकी कोई बात भी नहीं सुनता पाकिस्तान में। 8 घंटे की नौकरी पूरी दुनिया में होती है, इनसे 16-16 घंटे भी काम करवाया जाता है और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए जाते। इसके अलावा इनकी तनख्वाहों से पैसे काट लिए जाते हैं जब दिल करता है, इनको डिसमिस कर दिया जाता है, ये आम चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये हरकतें होंगी कि तनख्वाह काट लेना, डिसमिस कर देना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये मज़दूर डरे रहते हैं, किसी किस्म की बात ही नहीं करते। और यूनियंस जो होती हैं वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड वर्कर वहाँ पर होते हैं, जो कि कोई ज़्यादा बातें नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मेहरबानी है, सबसे पहले जिन्होंने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म किया यही बंदा था, कमज़ोर कर दिया था इसने इनको। ना सिर्फ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी यूनियंस थी, बेशक वो स्टूडेंट्स यूनियंस थी, उनको बैन किया, बड़ा कुछ इन्होंने किया। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही सारे काम किए, क्योंकि पावर होती है ना तो ज़ोर लगाते हैं। लेबर यूनियंस जो हैं उनको जनाब अली इन्होंने कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से फिर ऐसी इन्वायरमेंट बन गई कि ये इनके जो वर्कर्स हैं उनके राइट के लिए वो खड़े नहीं हो सकते थे। हालांकि पाकिस्तान, अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952 इसका इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने कई दफ़ा जो है मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। मुख्तलिफ अदारों की, जैसे PIA है, उसके अदारे के यूनियन को भी बैन कर दिया। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री पॉलिसीज़ फिर ऐसी बनती हैं, उसके रिजल्ट में ऐसी पॉलिसीज़ बनती रही जहाँ पर वर्कर्स को बर्डन समझा जाता, ना कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि उनकी बात ही जब को नहीं सुनता। फिर उसके बाद जो मिनिमम वेजेस की अगर बात की जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई थिंक सो आजकल 35,000 के करीब चल रही है, उसके मुताबिक कोई देता भी नहीं है। फिर वो कहता है कि वहाँ पर जो नोटिफिकेशंस हैं उनको टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, टाइम पर नोटिफाई भी नहीं किया जाता। इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसके अंदर वो राइटर बात करता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। तो स्टेट को चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव ले कि इनके राइट्स को एज ए ह्यूमन राइट्स कंसिडर किया जाए, लेबर्स की जो डिग्निटी है, इज्जत है, उसको बहाल किया जाए, उनको अच्छी सैलरीज दी जाएँ,
अच्छी सेफ सेटिंग्स दी जाएँ, उनकी हेल्थ की कवरेज की जाए, उनके बच्चों को अच्छी से जो है ना वो दी जाए, एजुकेशन दी जाए। लेकिन करंट जो इकोनॉमिक क्लासेस हैं, उसके अंदर हमें ऐसी एनवायरनमेंट नज़र आ रही है जहाँ पर गवर्नमेंट, सिटीज़न्स और लेबर यूनियंस जो हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें वो आपके साथ इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करता है। इसके बाद डॉक्टर साहब आपके साथ डिस्कस करेंगे जुडिशियल वाला और मैम खदीजा आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला। तो इसी तरीके से डेली लेक्चर डिलीवर किया जाता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लोग जो है इस नंबर पर फोकल पर्सन से रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मई की रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर वकार अली। इस ओपिनियन का नाम है जुडिशियल डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी कहते हैं उर्दू में बददिली को, जब आप बड़ी ज़्यादा उम्मीद खो दें और एक चीज़ के बारे में बड़े ज़्यादा परेशान हो जाएं, लो इन स्पिरिट हो जाएं। तो राइटर ने ये जुडिशियल डेस्पोंडेंसी का आर्टिकल लिखा है। आपको नाम से पता लग गया होगा, बेसिकली ये लिखा है उन्होंने 26वीं तरमीम के बारे में, 26th अमेंडमेंट। और उसमें राइटर ने ये एनालिसिस किया है कि जो जो भी एक्सक्यूजेस दिए गए थे कि जी 26वीं तरमीम हम क्यों करना चाह रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे ये था कि पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, डीपोलिटिसाइज करेंगे इस चीज़ को। सेकंड नंबर पे ये था कि केसेस की तादाद बड़ी ज्यादा है, ठीक है, बैकलॉग इसे कहते हैं। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि आपने पिछला काम नहीं किया, आगे नया काम आता जा रहा है, तो वो काम वहां पे जमा होता जाता है, ठीक है। तो केसेस जो हैं इसी तरह जमा होते जाते हैं। ये दो वजूहात थी जो कि 26वीं तरमीम के लिए उन्होंने एक, अब तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहाना बनाया था इनको लेके। लेकिन राइटर ने यहाँ पे एनालिसिस करके बताया है कि दोनों में जुडिशरी नाकाम हुई है 26वीं तरमीम के बाद। ये दोनों चीजें और बढ़ी हैं, पॉलिटिसाइजेशन भी बढ़ी है। आगे हम डिफरेंट केसेस भी देखेंगे जहां पॉलिटिसाइजेशन भी बढ़ी है और केसेस की तादाद भी बढ़ी है। तो फिर राइटर यहाँ पे जब ये फेल हो चुके हैं, तो इनकी जो इंटेंशन है उस पे सवालिया निशान उठाते हैं और कहते हैं कि शायद इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, कोई इनके जाती मफादात थे, जिसकी वजह से ये 26वीं तरमीम की गई है। इसकी डिटेल हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये जी आपकी स्क्रीन पे है आज का ओपिनियन। यहाँ पे देखें, नंबर 1 पे राइटर ने बात की कि एक इल्यूजन जो बनाई गई थी, एक जो एक्सक्यूजेस दिए गए थे कि 26वीं तरमीम क्यों जरूरी है, कि उससे रोबस्ट जुडिशियल प्रोसेसेस होंगे, मतलब केसेस जो हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे और पॉलिटिसाइजेशन भी कम होगी। तो दोनों चीजें राइटर ने यहाँ एनालाइज करके बताई हैं कि दोनों चीजें ही बढ़ी हैं। मतलब जो चीज बता के जो प्रिटेक्स्ट और बहाना दिया गया वो बिल्कुल नाकाम हुए। तो इसमें अब राइटर यही सवाल उठाते हैं कि इसके पीछे उनकी इंटेंशन कोई और थी। सेकंड नंबर पे देखें, अब पॉलिटिसाइजेशन किस तरह बढ़ी है। पॉलिटिसाइजेशन इस तरह बढ़ी है कि इंडक्ट किया गया है बड़े सारे जजेस को इसमें, जिन पे अलेजिडली ये इल्जाम है कि वो खास फैक्शन को या खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। एट द एंड जी हम ये डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी जो है ना, जब ये चीजें आम आवाम में डिस्कस होंगी कि जुडिशरी पॉलिटिसाइज भी है और इनएफिशिएंट भी है, इनकेपेबल भी है, तो क्या होगा, क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, लोगों का एतबार अदलिया से उठ जाएगा। तो यहाँ पे राइटर ने इसी चीज पे ही वार्न किया है। तो जी ये लबे लुबाब है। बेसिकली मैं आपको रीजंस बता चुका हूँ। कहा ये गया कि जी डीपोलिटिसाइजेशन करेंगे और क्या करेंगे कि केसेस की तादाद कम हो जाएगी, अदलिया पे बड़ा ज़्यादा प्रेशर है। फिर कहा गया कि एक इक्विलिब्रियम कायम करेंगे, क्योंकि अदलिया में हमने ये देखा ना कि इसमें भी जुडिशियल एक्टिविज्म देखी कि जो इनके डोमेन में चीजें नहीं आती थी ये वो भी करते थे। तो ये भी कहा गया कि उस चीज को भी रोका जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पावर का कायम किया जाएगा ताकि जुडिशरी ऑल पावरफुल ना बन जाए। इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ। क्या हुआ, वो इनके बिल्कुल असर के नीचे आ गए, अंडर द थंब आ गए, ठीक है। कि अब वो इनके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते ये हम पहले बात कर चुके हैं, आगे भी बताऊंगा। अंडर द थंब ये कैसे लेके आए हैं, ये लेके आए हैं जेसीपी के थ्रू, जिसे कहते हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी डिटेल मैं आपको दोबारा से क्लियर करूंगा।
मेन आइडिया जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, नंबर 1 पे है जी 26th अमेंडमेंट जो है, बेसिकली इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बड़े असरात हैं जो कि नेगेटिव हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, इनकी आज़ादी पे और इनकी तकरीम पे, इनकी इंटेग्रिटी पे। तो जुडिशरी जो है ना, ये पहले से ज्यादा पॉलिटिसाइज है और पहले से ज्यादा इनकम्पिटेंट है, पहले से ज्यादा इनएफिशिएंट है। 26th अमेंडमेंट ने जुडिशरी को बस ये बना दिया कि जिस तरह कोई फैसलों के ऊपर मोहरें लगाता जाए, तो ये मोहर लगाने के लिए ही सिर्फ बचे हैं। क्योंकि उसके बाद 26th अमेंडमेंट के बाद हमने नहीं देखा कि, क्योंकि जुडिशरी का काम था कि उसने क्या करना है, चेक रखना है एग्जेक्टिव के ऊपर। तो अब वो चेक तो नहीं रहा, अब सिर्फ ये है कि जो एग्जेक्टिव फैसला कर दे ये कहें जी ये ठीक है। तो इसीलिए ये सारी तनकीद हो रही है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी, जुडिशल इंडिपेंडेंस किस हद तक कायम है और इसमें सियासी असर रसूख, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बढ़ा है या कम हुआ है। तो जी 26वीं तरमीम जो है 26th अमेंडमेंट, उसके बाद क्या हुआ है, एग्जेक्टिव जो है वो पावरफुल हुई है। एग्जेक्टिव क्या हुई है, डोमिनेट कर गई है। एग्जेक्टिव किसे कहते हैं, जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें आपके वजीर आजम हैं, आपके सदर हैं, उनकी कैबिनेट है, ये लोग और स्ट्रांग हुए हैं। किस तरह, क्योंकि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब लगाने वाले, नौकरी देने वाले, पहले क्या होता था कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन था जो कि जुडिशरी और जजेस जिसमें ज्यादा थे। अब नौकरी देने वाले कौन है, नौकरी देने वाले एग्जेक्टिव हैं। किस तरह, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बहाना क्या दिया गया। बहाना यही था जो मैंने आपको बताया कि रीबैलेंसिंग एक्ट, ठीक है, ताकि पावर का जो ज्यादा एक झुकाव था जुडिशरी की तरफ, उसको बराबर किया जाए। लेकिन वो नहीं किया गया। क्या किया गया, सारी पावर का जो झुकाव है वो एग्जेक्टिव की तरफ, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले लिया। तो क्या हुआ, जुडिशरी पावरलेस हो गई ऑलमोस्ट। किस तरह किया ये, उन्होंने एग्जेक्टिव ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट कहते हैं मजबूत करना, पावर को अपने हाथ में ले लिया। और किस तरह लिया, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जजेस को लगाता है, बर्खास्त करता है, प्रमोट करता है, ये सारे काम जेसीपी या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अब जब आप इस तरह की खबरें देखें ना कि जी चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ही ऑल इन ऑल हैं, यही सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो जेसीपी है ना, जिसे हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये हालांकि अपॉइंट तो करता है जजेस को, लेकिन अब गवर्नमेंट की प्रेफरेंस पे करेगा। जो गवर्नमेंट को या एग्जेक्टिव को बंदे पसंद होंगे वही जजेस लगेंगे। मैटर नहीं करता कि आपकी क्रीडेंशियल्स कैसे हैं, मतलब आपकी जो सीवी है वो कितनी अच्छी है, आपका करियर कितना अच्छा है, या आपकी सीनियोरिटी है, नहीं। गवर्नमेंट को अगर आप पसंद हैं तो आप जज लग सकते हैं, अदरवाइज आप निकाले भी जा सकते हैं। अब ये किस तरह ये चीज की गई, हमने जेसीपी का पढ़ा। इसके 13 मेंबर्स होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अब किया क्या है गवर्नमेंट ने, देखें, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये कितने हैं, ये मैं काफी दफा बता चुका हूँ, ये 5 हैं। एक चीफ जस्टिस हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और एक वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। बाकी ये जो हैं 8, ये नॉन जजेस हैं। तो रेशो क्या बनी, ये यहाँ पे देखें, 5:8। नॉन जजेस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उन्हें किसी भी चीज पे कन्विंस कर सकती है कि आप हमारा साथ दें, ठीक है। उसमें कौन से आ जाते हैं, आपके लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, 2 मेंबर जो हैं नेशनल असेंबली के, 2 सेनेटर्स आ जाएंगे, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो आ जाएगा, और एक खातून होगी या नॉन मुस्लिम एमएनए होगी। तो ये लोग इसमें होंगे। अब ये जो 5 लोग हैं ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके फैसले होते हैं अक्सरियत की बुनियाद पे, जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटी बेसिस। तो जब मेजॉरिटी की बेसिस पे फैसले होंगे तो कौन फैसले करेगा, ये 8 लोग, और इस 8 लोग में नॉन जजेस ज्यादा हैं, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और उनके जानने वाले, चाहने वाले दोस्त अहबाब। तो इसीलिए मुकम्मल तौर पे इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। अब इसमें किस तरह ये चीजें कंट्रोवर्शियल हुई, किस तरह इसने असर अंदाज किया ये जो हमारे जुडिशियल प्रोसेसेस हैं उसको। अब जो जूनियर जजेस हैं उनको ला के बिठाया जा रहा है
सीनियर जजेस के ऊपर। मतलब ये पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और किसी इंस्टीट्यूशन में भी अगर ऐसा हो तो हायरार्की जो है मुकम्मल तौर पे मुतासर होती है। सीनियर जजेस जो हैं वो या तो छोड़ जाते हैं या उनका काम करने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि हायरार्की बनाई इसलिए गई थी कि ऊपर वाला नीचे वाले की, नीचे वाला जो है ऊपर वाले की बात मानेगा। और हायरार्की इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे जो हमारे जिले कोर्ट्स हैं उन तक ये इसी तरह आती थी। लेकिन अब वो चीज नहीं रही। अब एक जूनियर सीनियर के ऊपर अफसर लग सकता है, तो ये चीज यहाँ पे की गई है। फिर क्या किया गया है, उसके ऊपर पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि इनकी अहलियत क्या थी, क्या क्या अच्छी चीजें थी, क्या इनकी काबिलियत थी जिसकी वजह से इन्हें लगाया गया। बस खुद ब खुद क्या है, चूज एंड पिक किया जा रहा है कि जो जज पसंद है, जो अपनी पार्टी का है, जो अपने फैसले दे सकेगा अपने हक में, उनको लगाया जा रहा है। तो ये जो जज पिकिंग है ना, ये जज पिकिंग यहाँ पे शुरू की गई है। अब कहा ये जाता है कि उसको जॉब दी जाएगी हु इज बेस्ट फॉर द जॉब गिवन। पहले ये होता था कि जॉब जो है उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी कि ये जज का ये काम है, जो इस पे बेहतर कौन पूरा उतरता है। अब कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो जॉब दे रही है इस पे कौन पूरा उतरता है, तो उसी को जज लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे बड़े सारे मामला उठ रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये किया गया, सीनियरिटी को मद्देनजर ना रखते हुए वहां पे जजेस लगाए गए। इसी तरह जी ये हाई कोर्ट्स में किया जा रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट्स में अलेज्ड बायस, बायस कहते हैं जो न्यूट्रल ना हो, ठीक है, जो किसी की साइड ले। और जजेस का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले लिस्ट जारी की ना कि हम ये जजेस हाई कोर्ट में लगाना चाह रहे हैं, वो नाम इन्होंने बड़े अच्छे दिए, वो बड़े यूं समझ लें कि इम्पार्शल थे, ठीक है, उनकी इंटेग्रिटी भी बड़ी अच्छी थी। कुछ लोग उसमें उन्होंने थोड़े से डाल दिए जिनकी मतलब आप यूं समझ लें कि करियर के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है कि शायद ये किसी पार्टी को फेवर करते हैं। तो हुआ क्या, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फाइनल अपॉइंटीज जब हुए, तो हुआ क्या, उन लोगों को लगाया गया जो ज्यादा लॉयल थे, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। जो ज्यादा लॉयल थे उनको लगा दिया गया। मतलब कवर अप करने के लिए सिर्फ उन लोगों का नाम डाला गया कि ये लगे जी, ये तो इनको भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जहन पहले से बने हुए थे कि किनको लगाना है, जिनकी एलिजियंस, जिनकी लॉयल्टी, जिनकी वफादारी गवर्नमेंट के साथ है, उनको ही लगाया गया। तो इस तरह तो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं बनेगी, उसमें तजादात भी बढ़ेंगे, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होगी। इस अलीजियंस और लॉयल्टी की एक मिसाल ये यहाँ पे मैंने लगाई है, ये जस्टिस सरफराज डोगर हैं। और अलेजिडली ये बड़े फेमस हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये उनके बहुत क्लोज हैं। तो इनको नीचे से उठा के डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाया गया। वहां जजेस आज तक एहतजाज कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया। यही चीजें जो हैं समरात हैं 26वीं तरमीम का। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया लाइक माइंड बेंच या लाइक माइंड जजेस से। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि कुछ जज ऐसे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उनको नाम दिया गया लाइक माइंडेड बेंच या लाइक माइंडेड जजेस, कि ये सारे एक जैसा सोचते हैं कि पीटीआई को सपोर्ट करना है। तो ये एक तनकीद ठीक भी थी, नहीं करना चाहिए किसी खास पार्टी को सपोर्ट, जजेस को न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन इसका तोड़ कैसे किया गया कि अपने लाइक माइंडेड जजेस को ले आया जाए कि जो अपने, जिस तरह पीटीआई के वो हक में फैसले करते थे, अब हमारे हक में करें। तो न्यूट्रलिटी तो ना हुई ना, जुडिशरी का तो कोई भला ना हुआ, ना मुल्क का हुआ, ना आवाम का हुआ। तो यहाँ पे भी यही किया जा रहा है, लाइक माइंडेड को कहते हैं हम ख्याल, जो एक जैसा सोचते हों कि जी हाँ जी पीटीआई को सपोर्ट करना है। पहले वो लाइक माइंडेड थे, अब उनको हटा के हम ख्याल उस तरह के लाए गए हैं जो कहें हाँ जी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। तो यही चीजें हो रही हैं। तो ये रूलिंग इलीट का एजेंडा शो करता है कि वो सिर्फ अपना असर रसूख चाहते हैं, और सिस्टमेटिक एक पोलिटिसाइजेशन हो रही है। जुडिशरी को नीचे से ऊपर तक मुकम्मल तौर पर अपने बंदों से भरा जा रहा है। तो इस तरह तो वो चेक नहीं रखेंगे ना, जिस तरह हमने बात की एग्जेक्टिव के ऊपर चेक रखना जुडिशरी का काम है। तो जब खुद एग्जेक्टिव ही उन बंदों को लगाएगी, अपने बंदे होंगे, तो वो कोई चेक उनके ऊपर नहीं रख पाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम नहीं है। राइटर ने उसका भी यहाँ पे जिक्र किया कि बड़े ज्यादा डिसमिसल हो रहे हैं, केसेस आते हैं फौरी तौर पे डिसमिस कर दिए जाते हैं। नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आए हैं, नए जजेस लगाए गए हैं जो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। और वो केसेस को कहाँ भेजते हैं, उन्हीं रेगुलेटर के पास जिनकी शिकायतें लोग लेके आते हैं। तो वो केसेस दोबारा दोबारा उन्हें भेज रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे शुरू है। एक मिसाल मैंने यहाँ पे लगाई है,
गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 138 गाड़ियां ली, सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फैसला चला गया किसके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि गवर्नमेंट के मुतालिक था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई इसलिए गए हैं, अपने लोग लगाए इसलिए गए हैं कि उनकी तरफ केसेस जाएं और वो हमारे हक में फैसला करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, 138 गाड़ियां आप खरीद लें असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। तो इसी तरह ये प्रैक्टिसेस हर जो कोर्ट है उसमें हो रही है, जिसके ऊपर राइटर तनकीद कर रहे हैं। तो इससे बहुत गलत तासुर जा रहा है, अंडरमाइन हो रही है जुडिशल क्रेडिबिलिटी। जब इनके ऊपर अवामी एतमाद नहीं रहेगा तो स्टेट कायम नहीं रह सकती। याद रखिएगा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये फरमान है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जुल्म का मतलब कहाँ पे होता है, जब वर्ल्ड वॉर टू हो रही थी ना, तो विंस्टन चर्चिल ने पहली बात यही की थी। उसने कहा क्या हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं, तो कहा गया जी सही काम कर रही हैं। उसने कहा फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। अदलिया, अदालतें, इंसाफ का निज़ाम, किसी भी स्टेट को अगर जज करना है तो इसी से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मामला उलट हो गए हैं। अब इसी तरह जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है और मॉरल अथॉरिटी है वो अंडरमाइन की जा रही है, इरोड की जा रही है, खराब की जा रही है। एक डिस्ट्रस्ट, एतमाद खत्म होता जा रहा है, बद एतमादी आ गई है कि ये अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते किसको, अथॉरिटीज को, एग्जेक्टिव को। अब यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई है कि ये एग्जेक्टिव है जो बड़े मजे से बैठा हुआ है, गवर्नमेंट का बंदा, और उसके सामने ये जुडिशरी है जो बेचारी परेशान होके खड़ी हुई है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो इंसाफ का निज़ाम इसी तरह बन गया हमारे मुल्क में। अब एलिगेशंस और इल्जामात यही हैं कि पहले से तयशुदा ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है पहले से तयशुदा, ठीक है, कि गवर्नमेंट के हक में फैसले करने हैं। क्या है, ये जो सारी पॉलिसीज हैं ये सेंसिटिव केसेस को लेके, ठीक है, सेंसिटिव केसेस किसके पास जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि गवर्नमेंट के लगाए हुए स्पेशल लोग हैं, वही फैसले करते हैं और वो हक में फैसले करते हैं। ये डीलिजिटमाइज कर रहा है, इनकी लेजिटिमेसी को खत्म कर रहा है, ठीक है, इनके डिसीजंस के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं रहेगा। हत्ता कि ये निज़ाम चलता रहा तो लोग अदालतों में आना ही बंद कर देंगे। अब जी इसके नतायज कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जब अदलिया पे एतमाद खत्म होता है तो फिर मामला किस तरह खराब होते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। लोग आपके फैसलों पे यकीन ही नहीं करते, लोग आप पे एतमाद ही नहीं करते, तो वहीं पे वैसे बात खत्म हो जाती है। और आपको कहा गया था कि आप प्रोटेक्टर हैं, हमारे राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। आप क्या हो गए हैं, फैसिलिटेटर बन गए हैं, सहूलतकार। जितनी वायलेशन हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पे मोहरें लगाती जा रही है, हाई कोर्ट मोहरें लगाती जा रही हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है वही सारा कुछ हो रहा है। तो ये इरिपेरेबल डैमेज है, आपकी साख दोबारा से बेहतर कभी भी नहीं होगी अगर अदलिया इसी तरफ चलती रही। और खबरें यही होंगी, अदलिया में टकराओ बड़ी हलचल, अदलिया में टकराओ बड़ी हलचल। तो अदलिया खुद से ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। एज एन इंस्टीट्यूशन ये दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो ही नहीं पाएगी। तो जी आज के एमसीक्यूज में है कि 26वीं तरमीम पास करने का प्रीटेक्स्ट क्या था, बहाना क्या था, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हम कर रहे हैं रीबैलेंसिंग एक्ट टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, ताकि पावर्स बराबर तकसीम की जाएं। हालांकि एग्जेक्टिव सारी पावर्स ले गया, ठीक है, ज्यादा ये पावर्स ले गया। यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे तनकीद आती है, ठीक है, रीबैलेंस नहीं किया, अपनी तरफ झुकाव कर लिया। तो जी ये डाटा आपकी हेल्प करेगा कि आप जान सकें कि 26वीं तरमीम क्या कामयाब हुई या नाकाम हुई, ठीक है, आफ्टर मैथ्स क्या है, बाद में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, ठीक है, एतमाद खत्म होता जा रहा है जुडिशरी पे, उसके ऊपर भी। आज के बुकैब में जी नंबर 1 पे है डेस्पोंडेंसी, जो कि राइटर ने भी चूज किया वर्ड अपने लिए, अपने टाइटल के लिए। इसको कहते हैं लो स्पिरिट, ठीक है, जब करेज ना रहे, आप बद एतमाद हो जाएं, आप बदहाल हो जाएं और आप बुजदिल हो जाएं, तो इसको डेस्पोंडेंसी कहते हैं। पोटेंट कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को, बड़ी ज्यादा पावरफुल चीज को। कर्टेल कहते हैं किसी की पावर को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, कट कर देना। अंडर द थंब कहते हैं जो कि आपको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करे या असर रखे आप पे। पर्टेन कहते हैं जो चीज किसी पे एप्लीकेबल हो। इसी तरह जी रिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं जब कोर्ट ऑर्डर दे गवर्नमेंट को कि हाँ जी इस बंदे के साथ आपने ज्यादती की है, इसकी भरपाई करें, इसको रिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकली है। बैक लॉ कहते हैं जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाए, पिछला भी ना हो और आगे और भी आता जाए, जिस तरह हम केसेस की बात कर रहे थे। उशर कहते हैं
किसी नई चीज़ का आगाज़, नए ज़माने का आगाज़, जिस तरह 26वीं तरमीम भी इनके डाउनफॉल का ही उशर है। ट्रम्पेट कहते हैं किसी चीज़ को ऊँचा-ऊँचा अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना। डिनोमिनेटर कहते हैं बिलो स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उससे कोई चीज़ अगर नीचे हो। Hello students, Assalamu alaikum. This is Khadija. I hope you all students are doing well. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट अ जेंडर वर्ल्ड। और ये जो करंट लेक्चर है, ये बेसिकली जो है वो एजुकेशन के जो है ना टॉपिक से रिलेटेड है। और एजुकेशन में स्पेसिफिकली हम आज के लेक्चर के अंदर जो है ना वो स्कूलिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, स्कूलिंग के इन्वायरमेंट के बारे में जो है ना वो हम स्पेसिफिकली जो है वो बात करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट जो है ये किस तरीके से आपकी सोसाइटी को शेप करने में जो है ना वो एक रोल प्ले कर रहा है, और कितना इफ़ेक्ट है इस चीज़ का आपकी सोसाइटी को शेप करने में। अब साइड में मैंने वोकेबलरी भी मेंशन किया है एज़ यूजुअल, ताकि साथ साथ आपको जो है वो वोकैब भी आपकी इम्प्रूव होती रहे। तो पहला वर्ड हमारा पास जो है ना वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुराद है फिज़िकल पनिशमेंट, ठीक है, फिज़िकल मार पीट जो स्कूलों में अक्सर देखी जाती है। फिर आता है वर्ड इंटरजनरेशनल। इंटरजनरेशनल से मुराद है अक्रिंग बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ जब शिफ्ट हो जाती है, तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये इंटर जनरेशनल प्रोसेस है, ये जनरेशन से जनरेशन जो है ये आया है। देन द थर्ड वर्ड इज़ सेंचुरी। सेंचुरी से यहाँ पर मुराद है अ सेफ एंड पीसफुल प्लेस। ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग से मुराद किसी को बेइज्जत करना है, किसी की तजलील करना है, फील अशेम्ड एंड फुलिश। पोलराइजेशन से मुराद है डिवीजन इनटू टू ग्रुप्स या डिवीजन इनटू टू ओपिनियंस, ठीक है, ग्रुप्स भी आ सकता है यहाँ पर और ओपिनियंस भी आ सकता है। द लास्ट वर्ड इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन से मुराद है लॉ एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें हम लॉज बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसका वर्डली मीनिंग हमने जो है वो लास्ट स्लाइड में इन वोकेबलरी डिस्कस किया, फिजिकल पनिशमेंट। अब ये फिजिकल पनिशमेंट जो है ये हमारे स्कूलों में देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन गवर्नमेंट सेक्टर के। गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो है ना वो इस तरह की फिजिकल हिटिंग और फिज़िकली हर्ट करना चिल्ड्रंस को, बच्चों को, ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है कि ये चीज़ होती है। अब इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली राइटर जो है वो इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, ज़ोर डाल रहे हैं कि भाई इस किस्म की पनिशमेंट को आपको अपने स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर से ख़त्म करना होगा। देयर इज़ अ डायर नीड टू स्टॉप ऑल दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट एंड ऑल दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इन योर schooling system and in your classroom environment, because इस चीज़ का आपकी सोसाइटी के ऊपर जो है ना वो एक बहुत डेंजरस इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट जो है ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि क्या इसका सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, ये टॉपिक इस बारे में डिबेट करना अब ज़रूरी क्यों हो गया है, क्योंकि 30 अप्रैल को जो है वो इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट के नाम से जो है ना वो 30 अप्रैल का जो डे है ना वो अब सेलिब्रेट किया जाने लग गया है कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर से ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का जो ये एक कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया जाए, ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को जो है ये अब कंसीडर किया जाने लग गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस बारे में डिस्कस नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को इस दिन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो उसी तरीके के इंटर जनरेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो रन कर रही है। अब देखा जाता है कि अब ये जो इंटर जनरेशनल वायलेंस का एक कॉन्सेप्ट, हम बार बार मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, ये इसका मतलब है कि जनरेशन से जनरेशन एक वायलेंस एक चीज़ जो है वो आपको ट्रांसफ़र की गई है। ये चीज़ जो है ये कॉन्टीन्यूसली आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर इंतशार पसंदी, वायलेंस और एग्रेसिव गुस्से का बिहेवियर जो है ना वो प्रमोट करती है। अब ये चीज़ जो है ये आपकी सोसाइटी के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स को जो है वॉयलेंस जैसे बिहेवियर को, एग्रेसिव बिहेवियर को जो है ना ये प्रमोट करती है। नाउ अब इस
कॉर्पोरल पनिशमेंट के बेसिकली इम्पैक्ट्स क्या हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ के क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि ये चीज़ जो है ये वॉयलेंस को नॉर्मल कर रही है, मतलब कि वॉयलेंस को नॉर्मेलिटी के एंगल के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाने लग गया है। इस चीज़ को जो है वो अब नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है। वॉयलेंस को यूज़ किया जाता है, आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वॉयलेंस को यूज़ कर रहे हो, आप अग्रेसिव बिहेवियर को यूज़ कर रहे हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इमोशंस के ऊपर है कि आप इमोशनली जो है ना वो डैमेज एक फेस कर रहे हो। ये तो एक इंडिविजुअल की हद तक का प्रमोशन हमने देखा है। अब अगर हम सोसाइटी के अंदर इसका इम्पैक्ट देखें तो वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ देखी जा रही है कि सोसाइटी के अंदर वॉयलेंस का इतना ज़्यादा कॉमन हो जाना आपके अडल्टहुड के अंदर वॉयलेंस को कॉमन कर रहा है। आपके अडल्ट्स के अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर को कॉमन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और ये आपकी सोसाइटी को एक अनसेफ सोसाइटी बना रहा है। आपकी सोसाइटी के एनवायरनमेंट को जो है ना ये एक अनसेफ एनवायरनमेंट जो है ना वो बना रहा है। अब रिसर्च के थ्रू एक चीज़ देखी गई कि ये जो आपका कॉर्पोरल पनिशमेंट है इससे आपकी लर्निंग तो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। इट डजंट इम्प्रूव योर लर्निंग। ये आपके एजुकेशन सिस्टम को बल्कि वर्स से वर्स करा जा रहा है। बिकॉज अगर आप खौफ से, अगर आप डरा धमका के, अगर आप मार पीट करके अपनी कोई बात किसी को समझाना चाहते हो या आप ये करना चाहते हो कि बच्चे आपकी बात समझें या वो लर्निंग करें, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, बल्कि ये आपके एजुकेशन सिस्टम को वर्स बना रहा है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो ख़राब कर रहा है। ये मज़ीद जो है वो आपके स्कूल के अंदर, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो ड्रॉप आउट्स का जो है वो सबब बन रहा है कि बच्चे अपनी एजुकेशन जो है वो बीच में ही छोड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि तकरीबन 93% ऑफ स्टूडेंट्स, 1700 स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो फिज़िकल पनिशमेंट है ये हमारा बेसिक सबब बनती है, ये हमारा बेसिक कॉज बनती है। हमें हमारे स्कूलों से, जब हम अपने स्कूल्स छोड़ देते हैं तो बेसिकली उसके पीछे जो मेजर कॉज होता है ना वो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है। और ये बहुत ज़्यादा जो है ये एक डेंजर जो है वो आप एक डेंजर एलिमेंट है आपकी सोसाइटी के अंदर। ये एक रूट कॉज आप कंसीडर करो कि ये एक रूट कॉज है आपकी सोसाइटी के अंदर एग्रेसिव एंड वायलेंस बिहेवियर को प्रमोट करने का। बिकॉज बच्चा स्कूल के अंदर से जब एक चीज़ सीखता है तो फिर उसको ऐसे लगता है जैसे वॉयलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और इससे ही आप अपने आप को जो वो एक पावर अचीव कर सकते हो या आप अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो। नाउ अब सारे इम्पैक्ट के बाद यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को जो हो वो रिकंस्ट्रक्ट करो। अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को एक सेफ और पीसफुल प्लेस बनाओ स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर बच्चे अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करें, जहाँ पर वो अपने आप को सपोर्टिव महसूस करें कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर उनके अंदर उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, वहाँ पर उनको फ्रीडम दिया जाए, फ्रीडम ऑफ लर्निंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। और ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ जो इस वक़्त हम एक डिवीज़न और एक वॉयलेंस अपने वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कम होगी जब आप बच्चों को एक सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट दोगे। तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से ये जो एग्रेशन की जो एक एट्रीब्यूट है, एग्रेशन की जो एक करैक्टरिस्टिक उनके अंदर डेवलप हो जाती है छोटी उम्रों से ही, जो ज़िद करना है और गुस्सा करना है, ये चीज़ जो है ना ये इनके अंदर ख़त्म होगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि टीचर्स कामली बिहेव करें। ऑन द अदर हैंड हम पेरेंटिंग करें, हम पेरेंट्स को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपने बच्चों को घर में ही जो है वो घर में भी वायलेंस को ना इस्तेमाल करें, वो घर में भी एग्रेसिव माहौल जो है वो ना पैदा करें। क्योंकि अगर स्कूल के अंदर बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है तो उतनी ही ट्रेनिंग उसके घर के अंदर होती है। तो घर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेरेंटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आप एक, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अटैचमेंट फिगर्स का, कि इससे मुराद ये है कि आप अटैच हो, आप बच्चों के दरमियान और टीचर्स के दरमियान एक अटैचमेंट का रोल हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के दरमियान जो है ना वो एक अटैचमेंट का फिनोमिना हो, जिससे गुस्सा ना आए।
लास्टली अब इस चीज़ के सॉल्यूशंस क्या हैं, वही लेजिस्लेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लॉ होना चाहिए। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है वो एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, जिससे जो है इस चीज़ पर अगर कहीं पर ये चीज़ हो रही है तो उस पर पनिशमेंट आयद हो। ऑन द अदर हैंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वही कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि पेरेंट्स को भी जो है वो एक केयर गिवर्स की जो है ना वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन को और क्लासरूम के मैनेजमेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, और डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने चाहिए जिनके अंदर वायलेंस एंड एग्रेशन को कम की जाने के लिए जो है ना वो आपको अवेयरनेस दी जा रही हो, आपको वर्कशॉप प्रोवाइड की जा रही हो। टीचर्स को जो है वो इंकरेजमेंट करनी चाहिए, टीचर्स को इंकरेज करना चाहिए कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है ना वो एक्सपीरियंस उनकी स्टडी के अंदर, उनके पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो चीज़ जो है वो नज़र आए। ऑन द अदर हैंड लास्टली अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो इसमें ये ज़रूरी है कि ये जो इंटर जनरेशनल वायलेंस है ना, इंटर जनरेशनल जो हमारे अंदर चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, हम इस साइकिल को ब्रेक करें। हम जनरेशन से जनरेशन जो चीज़ें करते आ रहे हैं ना, उनमें से जो बुरी चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, उन बुरी चीज़ों को हमें इस वक्त ड्रॉप आउट करने की जो है वो मेजर नीड है। अब ये लेक्चर आपको सीएसएस पीएमएस एग्जाम्स में किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है, बिकॉज ये एजुकेशन के सेक्टर की हमने एक स्कूलिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात की है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के तौर पर हमने बात नहीं की है इस लेक्चर में। तो जस्ट ये आपको जीके के अंदर हेल्प आउट कर सकता है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। वन पेपर एग्जाम्स में समटाइम्स कोई इस तरह का एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है जिसके अंदर आप अपने आपको अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप इजीली पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।